बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में हम बात करने लगे हैं जी आज जो है वो स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशंस की, और ये इंटरनेशनल रिलेशंस ही में जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और इसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट जो है आज उसको डिस्कस करेंगे। और इसमें जो है सबसे पहले हम वॉर, कॉजेज ऑफ वॉर और टाइप्स ऑफ वॉर जो हैं इनको डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अब उससे आगे बढ़ने से पहले हम ये भी समझेंगे कि एक्चुअली में स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस जो हैं वो हैं क्या। ठीक है, ये आईपीएस की एक थ्योरी है, यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी जो है इसके अकॉर्डिंगली एक थ्योरी है। और हम ये कह सकते हैं कि जैसे आप इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी के जो एनालिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं रियलिज्म के ऊपर। ये अब ऑलरेडी मैं इसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूं, तो यहां पे डिटेल में नहीं जाऊंगा कि रियलिज्म का मतलब क्या है कि भाई हम हकीकत पसंद हो, और हकीकत पसंदी के अकॉर्डिंगली हम ये देखें कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में अनार्की है, हर साइड पे जंगे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम हकीकत पसंद हैं तो हम आंखें बंद नहीं कर सकते, बल्कि हम खुद को स्ट्रांग कर सकते हैं, खुद को ताकतवर कर सकते हैं, ताकि अगर हमें इस अनार्की का हिस्सा बनना पड़े या हमारे ऊपर कोई जंग मुसल्लत की जाए तो हम जो है कम से कम उसका दिफा कर सकें। तो यही ये सारे के सारा जो है रियलिस्ट ये कहते हैं। फिर इसी के अंदर जो है रियलिज्म थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो हमने कहा कि भाई ये न्यू रियलिज्म आ गया। ठीक है जी, अब न्यू रियलिज्म भी इसी को डील करता है कि भाई हमने जो है इस मॉडर्न टाइम्स के अंदर खुद को कैसे जो है वो आगे लेके चलना है। लेकिन फिर क्या होता है कि न्यू रियलिज्म भी हम ये देखते हैं कि वो फेल हो जाता है इस दुनिया की अनार्की को रोकने के लिए। ठीक है, तो फिर ये जो न्यू रियलिज्म के लोग थे, इन्हीं के बीच में से कुछ लोग निकलते हैं और ये कहते हैं कि भाई अब जो है वो बात आ चुकी है स्ट्रेटेजिक कल्चर तक, या स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस की वो बात करते हैं कि भाई हमें इससे एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आईपीएस वाले ही हैं, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी को जो मानते हैं, या जो रियलिज्म वाले लोग हैं, इन्हीं के बीच में से ये जो लोग हैं या जो थिंकर्स हैं, इन्होंने जो है ये स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस को डिस्कस किया अपने आप को या अपने सेल्फ डिफेंस को स्ट्रांग करने के लिए या मजबूत करने के लिए। ठीक है, जिसमें ताकत जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये फिर जो है हम ये कहते हैं स्ट्रेटेजिक अप्रोच या स्ट्रेटेजिक कल्चर। अभी हम मजीद इसको आगे डिस्कस करेंगे। अब हम टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा मजीद समझते हैं कि स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस एक्चुअली में किसे कहते हैं और ये क्या है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो है आपको ये टॉपिक जो है वो ज़्यादा आसानी से जो है वो समझ आ सकेगा। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस जो है ये न्यू रियलिज्म जो है इसके फेल होने के बाद जो है ये हमारे सामने आ रही हैं न्यू चीज़ें जो हैं सारी की सारी, कि भाई किस तरह से जो है हम ताकतवर हो के या अपनी ताकत को बढ़ा के दूसरे को थ्रेटन करके जो है वो अपने आप को महफूज जो है वो कर सकते हैं। कि ये खुद को महफूज रखने का इस अनार्की की दुनिया में, इस अनार्की की वर्ल्ड में एक तरीका है ताकत हासिल करके। ठीक है, यानी चाहे तो आप देखिए, अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं ना, कि कोई स्टेट अगर कोई इसलिए बना रही है ताकतवर खुद को कि वो दूसरे पे हमला कर सके, इसका मतलब ये एक नेगेटिव जो है वो हिकमत अमली के तहत या अप्रोच के तहत अपने आप को ताकतवर कर रही है। जैसे लोग बहुत ज्यादा एग्जांपल देते हैं भाई रशिया की, कि भाई रशिया जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और जैसे उसने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, अब ये एक परसेप्शन क्रिएट हुआ हुआ है रशिया के बारे में, उसके स्ट्रेटेजिक कल्चर के बारे में। ठीक है, इसी तरह से हम ये कहते हैं कि जब जैसे अमेरिका या यूएस अपने आप को पोर्ट्रे करता है, वो क्या कहता है कि भाई मैंने ताकत हासिल की, देखें मैंने तो वर्ल्ड वॉर सेकंड में दुनिया को बचाया, अगर मैं एटम बम यूज ना करता तो जापान जो है या जर्मनी जो है ये दुनिया को तबाह कर देते, बर्बाद कर देते। तो इसका मतलब मैंने जो ताकत का इस्तेमाल किया वो किस लिए किया? ताकत का इस्तेमाल वो दुनिया को महफूज करने के लिए किया, यानी कि अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि भाई हम ताकत डिफेंस के पर्पस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि दूसरों को रोकने के लिए हम ताकत कर रहे हैं। इसी तरह से पाकिस्तान का एग्जांपल लेते हैं तो पाकिस्तान भी यही बात कहता है कि भाई हम जो है, हमें इंडियन एग्रेशन से खतरा है, इसलिए हम खुद को ताकतवर कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हमने उनके ऊपर अटैक करना है। ठीक है, तो ये हमारा है, यानी हम कहीं पे देखते हैं तो ये पॉजिटिव है, कहीं पे देखते हैं तो ये नेगेटिव है। एक्चुअली में ये है क्या कि देखिए, ताकत जो है असल में, या ताकत को बढ़ाना जो है, या ताकत के इस्तेमाल की अप्रोचेस जो है उसको हैंडल करना, कि कैसे हम जो है वो डोमिनेंस कर सकें या दूसरों को जो है वो अपने ऊपर हमला करने से रोक सकें, कि हाँ एक थ्रेट पैदा कर सके फोर्स का। ठीक है, जब ताकत होगी तो जाहिर बात है, जैसे इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल फिर से हम रशिया की लेते हैं कि अब रूस के पास जो ताकत है, कोल्ड वॉर में अगर यूएस ने या यूएसएसआर ने एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं किया तो ये थ्रेट ऑफ फोर्स ही था, जिसको हम डिटरेंस थ्योरी कहते हैं, जो आखिर में हम इस पर डिस्कस करेंगे पार्ट 3 के अंदर। तो एक्चुअली में ये जो थ्रेट ऑफ फोर्स है, ताकत का खौफ जो है, ये बहुत खतरनाक है। ताकत इस्तेमाल हो ना हो कि हो भी गई, हमने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हमने देखा ये यूज हुई। लेकिन जो थ्रेट ऑफ फोर्स है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई अगर हम रशिया के ऊपर अटैक करेंगे तो अल्टीमेटली रशिया क्या करेगा? ताकत इस्तेमाल करेगा। इसी तरह से देखिए, यूक्रेन के साथ नेटो सारा के सारा जो है वो उसकी हेल्प कर रहा है, लेकिन कोई भी कंट्री खुल के सपोर्ट नहीं कर पा रहा, यानी कि उसकी अपनी फौजें नहीं भेज रहा यूक्रेन को। क्यों? कि जो
रशिया है उसने ये धमकी दी हुई है कि अगर भाई आप इसके साथ शामिल हुए तो हम आपकी भी ईंट से ईंट बजाएंगे। तो ये एक थ्रेट ऑफ फोर्स है, एक खौफ है उन मुल्कों के लिए, और वो इसलिए वो सामने नहीं आते। तो ये डिफेंस अप्रोच एक्चुअली में, अगर हम बात करें ये स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस की, तो ये एक डिफेंस अप्रोच है कि किस तरह हम दिफाई हिकमत अमली को स्ट्रांग कर सकते हैं, अपने आप को महफूज करने के लिए ताकत के जरिए, कि जब हमारे पास ताकत होगी तो ही तो हम महफूज होंगे, क्योंकि दुनिया जो है वो अनार्की है। हम ये देख चुके हैं कि जो रियलिस्ट के लोग हैं, ठीक है, जो रियलिज्म के बिलीवर हैं और खास करके न्यू रियलिज्म के बिलीवर हैं, वो यही मानते हैं कि दुनिया अनार्की है और इस अनार्किक वर्ल्ड में कोई पता नहीं कौन सी स्टेट किसके ऊपर अटैक कर दे और उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है। कि हम स्टेट बिहेवियर्स के ऊपर तो बहुत डिटेल में नहीं जान सके कि हम रशिया किस सोच के तहत उसने अटैक कर दिया अचानक से, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि दुनिया में अनार्की है। तो इस अनार्किक वर्ल्ड में हमें अगर खुद को प्रोटेक्ट करना है और किसी भी टाइम पे अनसर्टेनिटी से बचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, खुद को अपनी सेल्फ सिक्योरिटी जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हम अपनी सेल्फ सिक्योरिटी को मेंटेन नहीं करेंगे तो किसी भी टाइम पे हम जो है वो किसी वॉर का हिस्सा बन सकते हैं, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी। तो फिर ऐसे में हमें क्या होगा, हमें अपने जो है वो अपनी नेशनैलिटी को, अपने यानी कि सोवरेनिटी को जो है वो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो सोवरेनिटी को कंप्रोमाइज तब ही नहीं कर सकते जब हमारे पास ताकत होगी। अब जैसे मैंने कहा ये पॉजिटिव भी है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस में हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। अब पॉजिटिव में हम क्या कह सकते हैं, सेल्फ प्रोटेक्शन एक पॉजिटिव एक थॉट है रियलिज्म के अंदर, कि भाई हमने खुद को ताकतवर रखना है और हमने ताकत हासिल करनी है। क्यों? इसलिए ताकि हम अपने आप को बचा सके दूसरों के हमले से। यानी देखिए, अब एक शख्स जो है वो सेल्फ डिफेंस सीखता है, कराटे वगैरह सीखता है, जोडो कराटे वगैरह, तो वो ये सोचता है कि भाई मैं इनको तब इस्तेमाल करूंगा जब मेरे ऊपर अटैक होगा। तो इसका मतलब वो ताकत इस्तेमाल कर रहा है डिफेंस के लिए, लेकिन वहीं पे दूसरा डोमिनेट करने के लिए सीख रहा है और वो एक नेगेटिव थॉट के साथ सीखता है कि भाई मैं सीखूंगा तो फिर तो मैं गुंडागर्दी करूंगा, फिर मैं जो है वो हर एक के साथ जो है वो बदमाशी करूंगा। तो इसका मतलब ये जो डोमिनेट करना है दूसरों को, ये एक नेगेटिव चीज है। तो स्ट्रेटेजिक अप्रोचेज में जो दुनिया के पावरफुल कंट्रीज हैं वो एक्चुअली में हमें शायद नजर आता है कि उनकी अप्रोच जो है वो डोमिनेंस की है। जैसे यूएस अगर इतना ज्यादा खुद को ताकतवर रख रहा है, या जो रशिया है उसने खुद को ताकतवर किया हुआ है, या इंडिया जो है अब हम देख रहे हैं उस रेस के अंदर आया, इसी तरह से चाइना इस रेस के अंदर आ रहा है, तो इनका पर्पस है डोमिनेट करना दूसरे कंट्रीज को, क्योंकि ये अपने स्फीयर से बाहर निकल चुके हैं एक्चुअली में। लेकिन वहीं पे पाकिस्तान जैसे जो मुल्क हैं, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, टर्की हो गया, ठीक है, इस तरह की कंट्रीज जो हैं वो खुद को वो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जो है वो स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस को अपनाते हैं ताकि हम इस अनार्किक वर्ल्ड में खुद को महफूज रख सके। तो आई होप कि आपको ये जो एटलीस्ट जो है ये स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस का थोड़ा सा आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या है और क्यों जो है इसको अप्लाई किया जाता है। अब जब हम आगे वॉर को डिस्कस करेंगे तो आपको ये आसानी से समझ आएगा। अब अगर हम बात करते हैं जंग की कि वॉर क्या है, ठीक है, देखिए वॉर अब बेसिकली जो कॉन्सेप्ट्स है वो दो तरह के हैं, ठीक है, या आप इसे कह लें तीन तरह के हमें कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं जंग के हवाले से। एक तो जंग ये है कि वो कॉन्टिन्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स है, कि भाई जंग इसलिए होती है, दुनिया के बहुत से थिंकर्स ये सोचते हैं, ठीक है, कि भाई जंग इसलिए होती है क्योंकि ये जो सियासत है, ठीक है, ये पॉलिटिकल जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इसको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को एक जारी रखने के लिए, एक मेंटेन रखने के लिए वॉर्स करनी पड़ती हैं, आपस में लड़ना पड़ता है, एक मुल्क दूसरे के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, क्योंकि ये इश्यूज क्रिएट करता है। अब ये इश्यूज क्रिएट करता है और उसी के ऊपर ही फिर लीडर्स जो है वो पॉलिटिक्स करते हैं, कंट्री पॉलिटिक्स करते हैं, इसी के ऊपर ट्रेड होती है और इसी के ऊपर एग्रीमेंट्स बनते हैं, इसी के ऊपर अलायंसेज होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक तरह से, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई अगर आप जो है ना खुद को टफ टाइम्स के लिए तैयार करते हैं तो क्या होता है कि आप एक तरह से सर्वाइव करने के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि भाई वॉर जो है ना वो एक हिस्सा है और हम इसे पॉलिटिक्स के अंदर इसी तरह से लेते हैं। एक ये स्कूल ऑफ थॉट है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वॉर तब होती है जब डिप्लोमेसी फेल हो जाती है, कि भाई अगर हम डिप्लोमेसी अच्छी करेंगे, ठीक है, तो डिप्लोमेसी अच्छी होगी तो हमें फोर्स का जो यूज है वो करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जब डिप्लोमेसी फेल होगी तो अल्टीमेटली हमें जो है क्या करना पड़ेगा, ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जो डिप्लोमेसी के ऊपर बिलीव करते हैं वो तो आइडियलिस्ट लोग हैं, यानी हर चीज बातचीत के थ्रू, टेबल टॉक के थ्रू हल होनी चाहिए भाई। अब उसकी एग्जांपल देते हैं, जैसे अफगानिस्तान में देखिए 20 साल के बाद भी आखिर जो है वो डिप्लोमेसी के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व हुए, ना कि फोर्स के थ्रू सॉल्व हुए। तो ये दो तरह के माइंडसेट्स आपको ऑलरेडी देखने को मिलेंगे कि एक कहेंगे नहीं भाई ताकत के थ्रू ही हम जो है वो चीजें अचीव कर सकते हैं, दूसरे डिप्लोमेसी। तो यानी कि कुछ लोग ये मानते हैं कि वॉर जो है वो एक तो कंटिन्यूशन है और ये हकीकत है, ऐसा ही है, अगर वो मानते हैं तो ठीक मानते हैं। दूसरा डिप्लोमेसी का फेल होने की वजह से वॉर्स होती हैं, ये भी ठीक है। तीसरा एक जो थॉट हमें देखने को मिलता है वो है अर्सनल इंडस्ट्री या बिजनेस के हवाले से, कि भाई ये सारे का सारा बिजनेस है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा, ओ भाई ये जो जंगें हैं इराक की,
ईरान की या अफगानिस्तान के अंदर जो वॉर्स होती रही, ये तो जो है ना एक बिजनेस का तरीका है कि भाई गरीब मुल्कों को असला बेचो। जैसे पाकिस्तान और इंडिया की एग्जांपल दी थी कश्मीर के हवाले से कि भाई ये इशू इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा कि अमेरिका जो है या चाइना जो है वो अपना असला वगैरह सप्लाई करते हैं पाकिस्तान और इंडिया को, और ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी मार्केट है, तो उनको फायदा होता है। इसका मतलब वो अपने फायदे के लिए इन इश्यूज को, या पैलेस्टाइन इशू है जैसे, इनको सॉल्व नहीं होने देते ताकि दुनिया में अनार्की रहे और उसके थ्रू वो पैसे कमा सके। ये जो इंडस्ट्री है असलहे की, ये बहुत ज्यादा आगे ग्रो कर सके। जिसमें हमने देखा था वर्ल्ड वॉर सेकंड में भी अमेरिका जो है, सारे मुल्क जहां नीचे गए लेकिन अमेरिका ऊपर गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है वो सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया उसने 1942 के बाद ये सारे हथियार, तो उसके एनर्जी के तौर पे वहां पे जॉब क्रिएशन भी हुई और अमेरिका बहुत आगे हुआ। लेकिन यूरोप के हम देखें तो वो तबाह हाल हो गया। तो इसका मतलब अमेरिका को हम ये मानते हैं कि भाई वो खुद तो अपने मुल्क में जंग लड़ता नहीं है और दूसरे ममालिक में जाके असला भी भेज के वहां से फायदा हासिल करता है, डिफेंस डील्स के थ्रू, अपना इन्फ्लुएंस रखने के थ्रू। तो ये सारी की सारी ये गेम है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये हमें 2-3 तरह के कॉन्सेप्ट वॉर के हिसाब से देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब वॉर सिर्फ वॉर नहीं है, वॉर के लिए भी कुछ रूल्स जो है वो तय किए गए हैं। और जो जिनेवा कन्वेंशन है इसके अंदर जो है यानी 1864 में जो है वो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया, कुछ पावर्स ने जो है वो एग्रीमेंट किया, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज ने और अमेरिका के बीच में। यानी एग्रीमेंट हुआ क्या कि भाई अगर हम वॉर में हैं, हालत जंग में हैं, तो हालत जंग का मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम सब कुछ भुला दें, ठीक है। जैसे कहा जाता है जी ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, कि भाई जो कुछ हो वो सब कुछ जायज है, तो कहा ऐसा नहीं है भाई, जायज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें जो है ना जंग के हिसाब से भी कुछ चीजों को तय करना चाहिए कि वहां क्या होगा क्या नहीं। तो ड्यूरिंग वॉर जो है क्या क्या होगा उसके लिए अमेंडमेंट्स भी फिर की गई टाइम टू टाइम, 1906 के अंदर, 1929 के अंदर, 1949 के अंदर, कि हमने वॉरफेयर जो है उसके अंदर भी लोगों का ख्याल रखना है या कुछ बेसिक चीजों का ख्याल रखना है और हर चीज जो है उसको जायज नहीं कहना। तो ये एग्रीमेंट्स जो है वो कुछ हुए जिसमें जो है वो कहा गया जी क्या चीज, टॉर्चर मना किया गया जंग के दौरान, रेप को मना किया गया, जेनोसाइड्स को मना किया गया, म्यूटेशन, स्लेवरी, अच्छा ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जितनी चीजें हैं, वॉर क्राइम्स जिसे हम खास करके कहते हैं कि भाई अब आपके पास कोई कैदी आ गए, जैसे हम ये कहते हैं कि भाई जो जर्मनी है उसने वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर जो किया यहूदियों के साथ, ठीक है जी, तो उनको कितना ज्यादा मतलब उनकी एक ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है जिसको आज हम बात भी नहीं करने दी जाती। इसी तरह से प्रिजनर्स ऑफ वॉर के हवाले से कुछ रूल्स तय किए गए और उनको जो है वो इंसानियत के तरीके से ट्रीट करने का कहा गया, खास करके जो सिविलियन हॉस्टेजेस हैं, भाई जो जंग का हिस्सा नहीं है लेकिन वो जंग को सपोर्ट करे थे क्योंकि सिस्टम का हिस्सा थे, तो उसमें अगर वो कोई कैदी जाते हैं तो उनके साथ कैसा सलूक होगा। तो कुछ मतलब राइट्स आप कह ले या कुछ राइट एंड रॉन्ग्स जो है वो तय किए गए जिसको जस इन बेलो कहा जाता है, ठीक है, कि भाई क्या क्या जब जंग लड़ी जा रही होगी, जंग के दौरान हमने किस तरह से जो है वो ह्यूमैनिटी को बरकरार रखना है। ये एक्चुअली में एक क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट इसको माना जाता है, या आप क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट ना भी कहें तो ये एक मजहबी जो है वो हम इसे कह सकते हैं कि एक मजहबी थॉट है, मजहबी तबके का थॉट है कि भाई जंग तो आपने करनी है, वो आपके लिए कंपलसरी है। लेकिन जंग के दौरान अब ऐसा नहीं है कि जंग आपने करनी है तो आप सब भूल जाएं, जो आपके पास क्रिमिनल्स वॉर आ रहे हैं, आपके पास कैदी आ रहे हैं, तो आप उनका जो है ना चीर फाड़ करें या उनके साथ उनकी बेहरमती करें, लाशों की जैसे कहा जाता है, ठीक है, या उनको गुलाम बना लें और उसको इस तरह से, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये एक मजहबी थॉट है जिसको क्रिश्चियन थॉट से रिलेट किया जाता है कि भाई ये चीजें तय की गई जिनेवा अकॉर्ड के अकॉर्डिंगली कि हमें किस तरह से कैदियों के साथ भी रहना है, ये भी जंग का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जी कॉजेज ऑफ वॉर की, कि भाई जो जंग है उसकी वजूहात क्या है, कि किन वजूहात की बिना पे जो है वो जंग होती है। तो उसमें बेसिकली हमारे पास जो है वो 5 मेजर कॉजेज आते हैं कि भाई ये जो 5 कॉजेज हैं अगर आप यहां पे देखें तो सबसे पहला है, हम ये कह सकते हैं स्टेटिज्म, दूसरा है कलेक्टिविज्म, ठीक है, तीसरा है अल्ट्रिज्म, चौथा है मिस्टिसिज्म और 5वां जो है वो एवियन है। ये 5 मेजर कॉजेज हैं, ये वजूहात हैं जिन वजूहात की बिना पे जंगें होती हैं दुनिया में या जंगें होती आई हैं। अगर हम हिस्ट्री के हिसाब से भी बात करें तो ये कॉजेज हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वन बाय वन इनको कि क्या है। अब सबसे पहला जो वॉर का कॉज है वो है स्टेटिज्म, या इसको हम सादे अल्फाज में अगर समझे तो हम ये कह सकते हैं नेशनलिज्म, कि भाई कोई भी स्टेट जो है, अब देखिए एक स्टेट है, स्टेट किससे मिलकर बनती है, लोगों से मिलकर बनती है अल्टीमेटली, तो एक जैसे लोगों से मिलकर स्टेट्स भी बनती हैं, ठीक है जी। अब पहले जमाने के स्टेट का स्ट्रक्चर कुछ और था, गो के इसीलिए यहां पे स्टेटिज्म नेशनलिज्म के बजाय इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वहां पे तो स्टेट की बाउंड्रीज कोई तय नहीं करता था, जो जितनी बाउंड्री पे कब्जा कर ले, तो वहां पे मुख्तलिफ रेसेस के लोग भी थे, तो वो मिलकर एक स्टेट बनाते थे, ठीक है। लेकिन अब जो नेशनलिज्म है, जो खास करके वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद हमें देखने को मिलता है, उसमें चीजें थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई हैं, क्योंकि अब हम देखते हैं कि नेशनलिज्म में एक नेशनैलिटी के लोग जो हैं वो एक स्टेट को जो है वो बनाते हैं, क्योंकि वो पुरानी जो बाउंड्रीज थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले की
वो चेंज हो चुकी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में कुछ, और कुछ वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर यानी 1945 के बाद चेंज हो गई। तो इसलिए जो है फिर वो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट इसके बाद आया, लेकिन उससे पहले स्टेटिज्म था कि भाई जितने भी तरह के लोग मुख्तलिफ रहते हैं, अब जहां जहां पे जो बादशाह वहां पे है, तो वो बादशाह सारे का सारा उस स्टेट को जो है वो कवर कर रहा है, तो वो उस स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो वॉर करेगा वो स्टेटिज्म होगी, जो कि अब वो जो है वो नेशनलिज्म में चेंज हो गई। ठीक है कि भाई अब कौमियत जो है वो सामने आ गई कि एक कौम के लोग अगर एक मुल्क बनाते हैं तो अब सबसे पहले वो अपने आप को या अपनी स्टेट को, अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो जंग लड़ते हैं। तो ये सबसे प्राइमरी कॉज है। ठीक है, यानी स्टेटिज्म का होना, एक मुल्क के डिफेंस के लिए जो जंग लड़ी जाती है, ठीक है, तो ये अपने मुल्क की प्रोटेक्शन के लिए या अपने मुल्क को जो है वो ताकतवर करने के लिए, तो ये सबसे पहला कॉज होता है। और वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है इसमें हमने देखा कि हमें ये स्टेटिज्म देखने को मिला कि कैसे जो है वो जर्मनी ने जो है वो अटैक किया, और उसके बाद जो है फिर क्या हुआ, और नेशनल जो सोशलिस्ट थे जर्मन, उन्होंने जो किस तरह से जो है वो आगे चीज को लेके गए, तो और उन्होंने ये सोचा कि बाकी सारी की सारी जो रेसेस हैं उनको मारना जो है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत सवाब का काम है। जैसे हम ये मानते हैं कि भाई नाजी जो है वो खुद को मानते हैं, उस टाइम पे एक कॉन्सेप्ट ये दिया गया कि भाई नाजी जो है वो सबसे एलीट जो है वो है, जिसे आर्यंस उन्होंने नाम दिया कि वो आर्यन रेस है। ठीक है, दुनिया की सबसे बुलंद रेस है, और बाकी ये छोटे मोटे लोग हैं, ये बाकी ममालिक के, इनको मारना सवाब है। ऐसा नहीं है कि इनको मारने का गुनाह नहीं है, इनको मारने का सवाब, मतलब अब सवाब का मतलब ये कि आप मारते जाओ, एक बंदे को मारो, सवाब ले लो, दूसरे को मारो। तो इस कॉन्सेप्ट के तहत फिर पूरे का पूरा एक नाजी आइडियोलॉजी बिल्ड की गई, ठीक है, स्टेटिज्म के थ्रू, और फिर जो है वो सारे का सारा वॉर जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड का कॉज बनी। फर्स्ट भी ऐसे ही हमने देखा। तो सबसे पहला कॉज जो है वॉर का हम ये कह सकते हैं स्टेटिज्म है। सेकंड बात करते हैं तो इवेजन है, या इन्वेजन हम इसे कह सकते हैं, या फिर हम इसे समझने के लिए कह सकते हैं गेन पावर, ताकत हासिल करने के लिए। और ये एक्चुअली में आप अगर देखें तो सबसे ओल्ड साइकोलॉजी भी है वॉर की, सबसे पुरानी जो साइकोलॉजी है कि खुद को ताकतवर बनाना वॉर के थ्रू। कि देखिए अब मैं भी शायद ये चीजें आपको, मुझे या आपको थोड़ी कम समझ आए। अब सवाल ये है कम क्यों समझ आए, इसलिए कि देखिए मैं, अगर मेरा कोई ताल्लुक है तो वो किससे है, वो पढ़ने पढ़ाने से है, टीचिंग से है। आपका अगर है तो आप स्टूडेंट हैं, और आपका भी इसी से लिंक करता है। हम ये दो चीजें सोचते हैं, क्या सोचते हैं भाई कि हमें जो है वो कोई जॉब मिले, हम जो है वो थोड़े पैसे कमा सकें, ठीक है, हम मनी से रिलेटेड बिजनेस वगैरह कर सके, या फिर हम जो है वो थोड़ी सी पावर जो है वो ले सके। कोई अगर सीएसएस वगैरह की जो प्रिपरेशन करते हैं तो वो ये सोचते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमारे थॉट्स यहां तक हैं, हम बेसिक चीजों के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन अब जिनके पास ये चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं, जैसे जो बादशाह है, जो इलीट है, ठीक है, इलीट के पास तो इस चीज की कोई कमी नहीं है, तो फिर वो उनकी एक साइकोलॉजी होती है, खास किस्म की एक थॉट होता है, क्योंकि उन्हें ना तो जॉब करनी है, ना पैसों की कमी है, ना उनके पास पावर की कमी है। तो अब वो अपनी पावर को, अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी शान को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। अपनी शान को बढ़ाने के लिए दूसरे मालिक के ऊपर जो है वो इवेजन करना, उनके ऊपर अटैक करना, ठीक है। अब उसमें हमें एग्जांपल मिलती है अलेक्जेंडर द ग्रेट। देखिए आधी दुनिया उसने फतह की, क्या सोच के फतह की, अपना नाम बनाने के लिए, अपनी शान शौकत के लिए उसने किया, ठीक है जी, कि वॉरियर बना। अच्छा, चंगेज खान ने खोपड़ियों के मीनार बना दिए, क्यों बनाए, क्वेश्चन ये है, क्यों बनाए, इतना फेयर क्यों जो है क्रिएट किया, क्योंकि उसको तो बाकी बेसिक चीज नहीं चाहिए थी, उसे ताकत चाहिए थी, उसने ताकत हासिल करने के लिए किया। इसी तरह से स्पार्टा की जो वॉर्स हम कहते हैं बीसी में, ठीक है जी, तो स्पार्टन वॉर्स जो थी वो एक दूसरे को डोमिनेट करना, एक दूसरे के ऊपर अटैक करना, उसके हिस्सों को जो है वो अपने कब्जे में ले लेना, तो ये सारे का सारा क्या है, ये ताकत के लिए किया गया। तो ये सबसे बेसिक साइकोलॉजी है जो भी किंग्स होते हैं उनकी, कि भाई हमने जो है वो इसलिए जंग करनी है कि ताकि हम दूसरे मालिक के ऊपर अटैक करें, अपनी ताकत को बढ़ाएं और दूसरों को दिखाएं, अपनी शान को बढ़ाएं, इवेजन। दूसरा कॉज ये है। थर्ड पे हम कह सकते हैं कलेक्टिविज्म। कलेक्टिविज्म ये भी एक आइडियोलॉजिकल कॉज है, ठीक है। आइडियोलॉजिकल कॉज ये भी, अब जैसे स्टेटिज्म है तो वैसे ही कलेक्टिविज्म भी है, कि भाई ये जितनी भी सारी जो वॉर्स हैं, क्योंकि हम एक सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं ना, तो अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना एज ए होल जो है, अगर हम किसी चीज के लिए जंग लड़ रहे हैं, ठीक है, जो सोसाइटी के लिए है, बिलोंग करती है कलेक्टिविज्म से, लोगों से, एक इज्तिमा से जो है वो, जिसको आप समझ सकते हैं कि इज्तिमा से बिलोंग करती है, तो उसको, उस इज्तिमा को प्रोटेक्ट करने के लिए, या वो इज्तिमा जो है वो खुद को ताकतवर रखने के लिए जो है वो वॉर करता है, जैसे कि हम हिस्ट्री की वॉर्स देखते रहे हैं माजी के अंदर। नंबर 4 पे आप कह सकते हैं जी, चौथा कॉज जो है जंग का वो है अल्ट्रिज्म या सर्विंग ह्यूमैनिटी। अब ये जो है ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको आजकल डिस्कस किया जाता है कि भाई जो जंगें हैं वो क्यों की जाती हैं, तो उसमें फिर पूरा का पूरा थ्योरीज दी जाती हैं कि भाई जंगें इसलिए की जाती हैं। जैसे अब अमेरिका की अगर हम सबसे बड़ी एग्जांपल लेते हैं, तो अमेरिका से कोई पूछे कि वो जंग क्यों करता है, वो अफगान वॉर के अंदर क्यों शामिल हुआ, ठीक है। इसी तरह से स्वेद अफगान वॉर जो थी, तालिबान के साथ जो वॉर थी उसमें क्यों शामिल हुआ, वियतनाम वॉर में वो क्यों शामिल हुआ, अगर उससे क्वेश्चन किया जाएगा तो वो ये
कहेगा भाई ह्यूमैनिटी के लिए, भाई मैं तो सर्व करता हूं, मैं तो अपनी ताकत भी मैंने अगर हासिल की भी है तो मैं अपनी ताकत पॉजिटिवली लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा पुरानी मूवीज के कॉन्सेप्ट थे कि किसी को जो है ना वो बड़ा ताकतवर दिखाया जाता और वो रूल से भी अबव होता, क्योंकि रूल उसको तय नहीं कर सकता था कि वो जो है वो अपने थॉट्स के अकॉर्डिंगली चलता था कि अच्छाई क्या है बुराई क्या है, और उस अपने ही थॉट्स के अकॉर्डिंगली वो तय करता कि हाँ भाई ये शख्स बुरा है इसको मार दो और ये अच्छा है इसको छोड़ दो। जैसे मूवीज में कॉन्सेप्ट दिखाए जाते हैं, एक हीरो बना दिया जाता है और वो खुद ही अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और खुद ही तय करता है चीजों को। तो अमेरिका की भी यही एग्जांपल है। तो ये ह्यूमैनिटी के बहाने पे जो है कुछ लोग तो खैर पॉजिटिवली भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर नेगेटिविटी, या कौन मानता है कि अमेरिका एक्चुअली में जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए करता है, लेकिन उसने अपने लोगों को, अमेरिका के अंदर जो अमेरिकन हैं, क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी है, देखिए जो लोग अगर पावर में आते हैं तो वो एक रियल सिस्टम के थ्रू आते हैं। तो वो रियल सिस्टम के थ्रू कैसे आ सकते हैं कि जब तक वो अपने लोगों को कन्विंस नहीं करेंगे इसके ऊपर कि भाई हम तो ह्यूमैनिटी के लिए सर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फिर मानते हैं इनकी बातों को। तो ये क्या है जी, ये प्रोमोट है समवन एल्स वेलफेयर, कि किसी दूसरे की भलाई के लिए हम जंगे करते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट है कि तालिबान बड़े जालिम हैं और इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर बहुत मुश्किल कर दिया, ये है वो, आप एग्री करें ना करें, खैर मैं न्यूट्रल होकर बात करूंगा। तो उसके ऊपर तालिबान को जो है क्रिटिसाइज किया जाता है और फिर अमेरिका की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर जाता है दुनिया का, ठीक है, कि भाई हाँ अमेरिका ने बहुत अच्छा किया अगर तालिबान को टफ टाइम दिया, क्योंकि तो बड़े जालिम है, लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देते, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते। तो उसने क्या किया जी, एक पूरे का पूरा परसेप्शन क्रिएट किया एक प्रोपेगेंडा के थ्रू, और इसको प्रमोट किया कि भाई हम जो जंगें लड़ रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए, लेकिन एक्चुअली में भी ह्यूमैनिटी के लिए जंगें लड़ी गई कि भाई जो कमजोर लोग हैं, जाहिर बात अब ताकतवर स्टेट अगर उनके ऊपर हमला करती है तो उस हमले को अगर कोई दूसरा मुल्क साथ में मिलकर उसके लड़ता है तो वो अल्ट्रिज्म की वॉर है, ठीक है, थर्ड पार्टी की वॉर, थर्ड पार्टी के तौर पे अगर आप शामिल होते हैं वॉर के अंदर कि भाई हम किसी की मदद करते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मोरालिटी, यानी इखलाकियात का बहाना करके, जैसे मैंने कहा कि किया जाता है कि भाई हम इखलाकी तौर पे बहुत बुलंद हैं, हम किसी के साथ भी बुराई होते नहीं देख सकते, वो जैसे हीरो वॉर का नहीं देख सकता, और फिर वो जो है ना फिर वो हीरो खुद ही से तय करता है क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। और ये सेल्फ सेक्रीफाइसरी है। या वियतनाम वॉर में सबसे ज्यादा एग्जाम्पल दी गई कि अमेरिका ने इतना पैसा लगाया और अमेरिका इसको जस्टिफाई करता है। देखिए अब इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम यूएस की एग्जांपल अगर देते हैं तो यूएस ने एक परसेप्शन क्रिएट किया, क्योंकि पूरी दुनिया उसके कंट्रोल में, मीडिया उसके कंट्रोल में, तो उसने एक परसेप्शन क्रिएट किया यूएसएसआर के बारे में पहले कोल्ड वॉर के एरा में कि भाई ये बहुत जालिम है, ये बहुत बुरा है, ये एंटी डेमोक्रेसी है, ये एंटी रिलीजन है। बहुत से थॉट्स क्रिएट किए प्रोपेगेंडा के थ्रू और सारी दुनिया को अपने साथ मिलाया, ठीक है, और यूएसएसआर को बहुत बुरा दिखाने की कोशिश की। एक ह्यूमैनिटी ली और उसके अगेंस्ट में जो है वो यूएसएसआर के अगेंस्ट में इसने काउंटर जो है वो चीजें बनाई वहां पे दुनिया में और फिर इसको काउंटर करने की कोशिश की। इसी तरह से आप देखिए अफगानिस्तान में जैसे मैंने कहा, वियतनाम वॉर में जैसे मैंने कहा, तो अब कोई भी वॉर होती है तो यूएस उसमें, और खास करके 9/11 के बाद यूएन ने जो है यूएस ने बहुत सा जो है ना अपने लोगों को कन्विंस करने में लगा दिया टाइम कि भाई देखो ये तो जो है वो वॉर ऑन टेरर बहुत बुरी है, इसलिए अगर मेरे पास ताकत नहीं होगी या हमारे पास अमेरिका के पास ताकत नहीं होगी तो अमेरिका अपना दिफा भी नहीं कर सकता और दुनिया का दिफा भी नहीं कर सकता, इसलिए ताकत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अमेरिका जो है वो स्ट्रेटेजिक अप्रोच के ऊपर ही चलता है। इसी तरह से यूएसएसआर भी ताकत इस्तेमाल करता है, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि भाई अमेरिका जो है वो किसी भी टाइम पर अटैक करेगा, तो उसने अपने लोगों का ये परसेप्शन बिल्ड कर दिया कि भाई अमेरिका जो है वो ताकतवर है और वो हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, इसलिए हमने भी ताकत को जो है वो हासिल करना है। और साथ में वो स्टेटिज्म का भी बात करता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर स्टेटिज्म नहीं, क्योंकि अमेरिकन की जो वॉर्स हैं, वॉर इन्वॉल्वमेंट्स हैं, वो सर्विंग ह्यूमैनिटी हैं, ये अल्ट्रिज्म है। लेकिन जो यूएस की वॉर्स, यूएसएसआर की वॉर्स हैं, ये जो रशिया की वॉर अब लड़ी जा रही है यूक्रेन में, वो स्टेटिज्म की वॉर ज्यादा है, ठीक है, कि भाई देखो नेटो जो है वो पूरे के पूरे जो है वो इतने बड़े कंट्रीज जो है सारे के सारे आपके खिलाफ हैं, पूरा नेटो आपके खिलाफ है, और आप जो है क्योंकि एक सुपीरियर रेस हो, आप रशियन रेस हो, तो आपको जो है वो इनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आपको जंग में आना है, इसीलिए वो जो है ना आपको देखा होगा कि पूरी कौम ही एक किस्म का जो है वो फौजी होती है। लेकिन अमेरिका को अब ये नहीं होता कि अमेरिका को वहां पे जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है और फिर उस प्रोपेगेंडा के थ्रू अपने साथ लोगों को शामिल करना पड़ता है, सॉफ्ट कॉर्नर लेना पड़ता है। तो यहां पे दोनों की वॉर्स, यूएस की वॉर्स अल्ट्रिज्म और यूएसएसआर की वॉर जो है वो क्या है जी, वो हम कह सकते हैं कि भाई सॉरी जो इसके है स्टेटिज्म की हैं, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है, हर साइड पे आपको देखने को मिलेगा। और नंबर 5 कॉज है मिस्टिसिज्म, और ये अब क्योंकि अब तो ये खैर नहीं लड़ी जाती है, रिलीजियस कॉज जो है ये भी मोस्ट बेसिक कॉज है। इसके अंदर दो तरह की फिलॉसफीज हैं, ये जरा समझिएगा बात को। एक फिलॉसफी है रिलीजन के अंदर ही वॉर, यानी कि एक मजहब है, जैसे हम बात करते हैं इस्लाम की या हम खास करके क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, ईसाइयत की बात करते हैं, तो ईसाइयत में हमने देखा कि 17th 18th सेंचुरी में दो बड़े बड़े फिरके सामने आए, ठीक है, प्रोटेस्टेंट्स आए, ठीक है, तो उनके अगेंस्ट में जो जिन्होंने वॉर की प्रोटेस्टेंट्स के अगेंस्ट में,
और वो उनको कहा जी कैथोलिक हैं। अब कैथोलिक पुराने पुराने सोच वाले थे और प्रोटेस्टेंट्स नए वाले थे, तो इनका आपस में जो टकराव था या इनके नतीजे के तौर पे यूरोप के जो आधे मुल्क थे उन्होंने जो है वो एक फिरके को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, और दूसरे को अडॉप्ट कर लिया। तो इनकी आपस की जो म्यूचुअल वॉर्स तो सारे के सारे ही मुल्क जो है वो ईसाइयत के मानने वाले थे, लेकिन ईसाइयत के अंदर जो इनकी सेक्टेरियनिज्म पैदा हुई, जो डिवीजन पैदा हुई, तो उसके नतीजे के तौर पे जो वॉर्स हुई उसको इन्होंने कहा मिस्टिसिज्म की वॉर्स हैं, ठीक है। पॉप ने कह दिया भाई ये जंग है, तो ठीक है, क्योंकि कहीं पे पॉप जो है वो कैथोलिक चर्च के अंदर उसको सुपीरियर माना जाता है, उसी की बात मानी जाती है। प्रोटेस्टेंट्स ने कहा नहीं भाई मजहब जो है उसको काबू में रखो। तो खैर अभी इस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये मिस्टिसिज्म की हमें वॉर देखने को मिलती हैं। फिर कहीं पे ये वॉर्स को ये भी नाम दिया जाता है जैसे क्रूसेड्स हैं, जैसे कि दो क्रॉस रिलीजन्स जो हैं उनकी आपस में जंग हो रही है, ठीक है। क्रॉस रिलीजन्स का मतलब ये है कि अब देखिए 12th और 13th सेंचुरी में इस्लाम की और ईसाइयत की जो जंगें हुई, जिसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब को हम जो है वो याद करते हैं अपने हीरो के तौर पे, ठीक है, इस्लामिक कंट्रीज। तो क्योंकि वो ईसाइयत के अगेंस्ट थी, तो ये भी मजहब की जंगें थी एक्चुअली में, ठीक है, कि इस्लाम की ईसाइयत के अगेंस्ट में या ईसाइयत की जो है वो बैतुल मक़दस को आजाद करवाने के लिए जो जंगें हुई, तो वो जो है ये क्रूसेड्स थी। तो ये भी जो है मिस्टिसिज्म के अंदर ही आती हैं। तो ये भी एक बेसिक कॉज है वॉर का। तो बेसिकली ये 5 जो है वो वजूहात हैं बेसिकली जो वॉर्स होती हैं दुनिया के अंदर, ठीक है। तो ये हैं वॉर की वजूहात। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहां पे हम आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वॉर्स की, तो टाइप्स ऑफ वॉर्स पे जाने से पहले हम यहां पे डिस्कस करते हैं ये जो हमने पीछे डिस्कस किया अल्टरिज्म को, तो इससे रिलेटेड एक थ्योरी है उसको डिस्कस करते हैं, और वो है जी जस्ट वॉर थ्योरी, ठीक है। अब ये जस्ट वॉर थ्योरी क्या है इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब इसमें हमने क्या देखना है, देखिए जस्ट वॉर थ्योरी, जैसे मैंने कहा जो अल्टरिज्म की हमने बात की कि भाई दूसरों की भलाई के लिए या ह्यूमैनिटी, इंसानियत जिसे हम कहते हैं ना, इंसानियत के लिए हम जंग कर रहे हैं, तो उसी से कुछ उसी तरह की हमें देखने को मिलेगी, कुछ थॉट्स यहां पे देखने को मिलेंगे। अब यहां पे एक पिक्चर लगी हुई है, आप देखिए बड़े मजे की, और ये जो है ये दो बैठे हुए हैं मजहबी पेशवा या फिलोसफर्स आप इन्हें कह लें, ठीक है, कि फिलोसफर्स बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं कि भाई जंग कैसे होनी चाहिए, जंग क्यों होनी चाहिए, जंग की वजूहात आप कैसे जस्टिफाई करेंगी, क्यों वॉर में जाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इनके जैसे अब देखिए जस्ट वॉर थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं कि भाई अगर हम जंग लड़ते हैं, ठीक है, अगर जंग लड़नी है तो क्यों, इस क्यों का जवाब आपको चाहिए होगा अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि भाई क्यों जंग लड़नी है। और फिर अगर आप जंग लड़ रहे हैं तो लड़ते हुए, जैसे मैंने कहा कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो ये बात जो है वो कम से कम ये फिलोसफर्स नहीं मानते, या ये जो मॉरली जो अपने आप को सुप्रीम समझते हैं ये लोग या मजहब के जो फॉलोअर्स हैं, ठीक है, चाहे वो ईसाइयत के हों चाहे वो इस्लाम के हों, वो इस बात को नहीं मानते कि भाई जो है जंग में हर चीज जो है वो जायज है। ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ जायज है कुछ नहीं है। तो ये कहते हैं जंग को जरूर लड़े लेकिन मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर लड़ें, इखलाकी कदरें होनी चाहिए जंग के हवाले से भी, अगर वो नहीं होंगी तो कोई फायदा उसका नहीं है, इसका मतलब हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो जस्ट वॉर थ्योरी का मतलब यही है कि आप जस्टिफाई कर सकें वॉर को कि भाई आप क्यों वॉर में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये मॉरली जो है होनी चाहिए। तो देखिए आप कैसे एक वॉर को आप कह सकते हैं कि जस्ट वॉर है, तो वो आप ऐसे कह सकते हैं बेसिकली कि किसी दूसरे के एक्शन ने आपको फोर्स कर दिया कि आप जंग लड़ें। उसकी फिर यहां से बात आ जाती है अमेरिका की, क्योंकि फिलहाल वही दुनिया को लीड कर रहा है, तो वही बार बार हमें देखने को मिलेगा। तो अमेरिका जिस भी वॉर में जाता है, जैसे हमने कहा वियतनाम या अफगानिस्तान की वॉर में वो गया, तो उसने जस्टिफाई किया अपने लोगों के लिए, न सिर्फ अपने लोगों के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी जस्टिफाई किया कि भाई ऐसा नहीं दुनिया मेरे अगेंस्ट चली जाए, ठीक है। तो उसने जस्टिफाई किया खुद को कि भाई मैं अगर वॉर में जा रहा हूं तो इखलाकी वजह से जा रहा हूं, मैं उनकी हेल्प करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि दूसरे के एक्शन ने जो है वो ये क्रिएट कर दिया। यानी यूएसएसआर ने, अगर अब हम इस टाइम पे एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज, तो हम ये कहते हैं जो रशिया है, ठीक है, रूस ने क्या किया जी, यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। अब यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो अमेरिका अब क्या कर रहा है, या नेटो की हम बात करते हैं तो नेटो क्या कर रहा है जी, हेल्प कर रहा है। किसकी हेल्प कर रहा है, यूक्रेन की, चाहे उसको वो असलाह दे रहा है, बहुत ज्यादा मैन पावर दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो है दुनिया को ये बता रहा है और अपने लोगों को ये बता रहा है नेटो या अमेरिका कि भाई हम वॉर में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये जस्ट वॉर है, ये एक वॉर हमारे लिए इखलाकी तौर पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कैसे जो है वो अमेरिका रशिया जैसे मुल्क को इजाजत दे सकते हैं कि वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जाए और वो किसी भी मुल्क के ऊपर अटैक कर दे। नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। हम बिल्कुल भी किसी ताकतवर को इजाजत नहीं दे सकते कि भाई वो जो है ना किसी बेचारे गरीब मुल्क के, कमजोर मुल्क के खिलाफ जो है वो खड़ा हो जाए। तो इसलिए वो इसको जस्टिफाई करता है इस वजह से रशियन एग्रेशन को लेके, और फिर वो जो है वो अपने लोगों की सपोर्ट हासिल करता है और लोग कहते हैं हाँ भाई बिल्कुल ह्यूमैनिटी पहले है। गो कि फिर इसमें एक डिबेट है कि भाई जब मुसलमान जो हैं, हम देखते हैं पैलेस्टाइन के अंदर, कश्मीर के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर खास करके जो जुल्म हुआ उनके साथ, वहां पे जो है वो नेटो सामने नहीं आया या अमेरिका ने कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन जहां पे यूक्रेन के ऊपर अटैक हुआ तो वहां पे बात की क्योंकि वहां पे अपने मफादात थे। तो ये डिबेट है, खैर इसमें हम क्या कहें, लेकिन ये जस्ट वॉर को जस्टिफाई करता है। तो आपने वॉर करनी है लेकिन जस्टिफाई करना है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की थ्योरी है वो सारे के सारे इसके ऊपर मानता है।
अच्छा, अब इसमें एक थ्योरी जो मैंने जिक्र किया कि थ्योरी क्या है जी, जस्ट एड बेलम जो है या जस्ट इन बेलो। अब ये दो चीजें हैं, जस्ट एड बेलम जो है ये वॉर से स्टार्ट की है, ये जवाब देगी क्यों का जवाब इसलिए देगी कि वॉर क्यों करनी है, आपने इसको जस्टिफाई करना है कि वॉर क्यों करेंगे, ठीक है। एक दूसरा, जब वॉर हो रही है तो ड्यूरिंग वॉर आपने क्या जो है वो हिकमत अमली अपनानी है जो अखलाकी तौर पे आपको गिरावट का शिकार ना बनाए। वही सारी बातें जो हमने पहले कही कि भाई आपने जो है किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो ये जस्ट वॉर थ्योरी है। अब जस्ट वॉर थ्योरी में सबसे पहली चीज क्या है जी, हम ये कहते हैं जी जस्ट अथॉरिटी होनी चाहिए इसके अंदर। जस्ट अथॉरिटी यानी वो फैसला कर सके कि भाई वॉर में क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, ठीक है। द राइट टू गो टू वॉर, कि क्या हक है हमारा जंग में जाने का, क्यों का जवाब देने के लिए ये बातें हो रही हैं, ठीक है जी। तो ये क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। और अब वो फिर वॉर को जज करेगी कि क्या हमें इस वॉर में जाना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो ये तय करेगी, ठीक है। उसके बाद एक जस्ट कॉज होना चाहिए। जस्ट कॉज का मतलब यही है कि जैसे हमने एग्जांपल दी यहां पे यूक्रेन की, कि यूक्रेन के ऊपर अटैक हुआ तो अब हमें जो है वो यहां पे एक जस्ट कॉज मिला कि भाई यूक्रेन जो है वो कमजोर मुल्क है, रशिया जो है वो ताकतवर है, उसका जो स्ट्रेटेजिक कल्चर बड़ा बुरा है और वो किसी मुल्क के ऊपर भी अटैक कर सकता है, तो इसलिए जो है उसको रोकने के लिए यहां पे एक जस्ट कॉज होना चाहिए। तो जस्टिफिकेशन होना चाहिए वॉर का। जैसे इराक की जो 1990 की वॉर थी, इन्वेजन ऑफ कुवैत की, कि भाई उसने क्यों जो है वो इराक ने कुवैत के ऊपर हमला कर दिया, इसके अगेंस्ट में जो है अमेरिका ने पूरा एक कमांडो ऑपरेशन किया, पूरी एक वॉर जो है वो लॉन्च कर दी इराक के खिलाफ। क्योंकि इसको जस्टिफाई करके की, ये कह के कि भाई इराक का कोई हक नहीं बनता कि वो कुवैत के ऊपर खौम में हमला करे, क्योंकि वो तो कुवैत के जो तेल के कुएं हैं उनके ऊपर जो है वो करना चाहता है, कब्जा हासिल करना चाहता है। तो इसका मतलब उसने इराक को जो है वो एग्रेसर शो किया और उसके अगेंस्ट में सामने आया जस्ट कॉज लेके, ठीक है। और कोई भी जो है वो कोई नेशन अगर गलत कर रही है तो उसके अगेंस्ट में आप अगर जा रहे हैं तो ये भी एक जस्ट कॉज है, ठीक है। थर्ड पे फिर क्या होगा, इस थ्योरी के अंदर बात की जाती है जी जस्ट इंटेंशन होगी, यानी कि उसके अंदर आपका जो इरादा है वो भी अच्छा होगा, ठीक है। आपने इसको कह दिया कि यूक्रेन को आपने प्रोटेक्ट करना है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप अपने मफाद के लिए जाएंगे, भाई ठीक है हम जो है वो इसकी मदद करेंगे तो इसके नतीजे के तौर पर क्या होगा कि हमें बड़ा फायदा होगा, हमारी बड़ी वाह होगी या हमारा कुछ चीजों के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इंटेंशन भी होनी चाहिए। जैसे गल्फ वार 1991 की है जिसको यूएस ने लीड किया, ठीक है। तो इसके बारे में यही जो मैं ऊपर जिक्र कर चुका हूं इराक वॉर का, तो ये जो है ना जस्ट इंटेंशन यहां पे आई। इसी तरह से फिर लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए कि अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अब इसमें एक तो ये चीज ये है कि ऑल इन फेयर इन लव एंड वॉर, कि भाई ऐसा नहीं है, मजहब इस बात को नहीं मानता। जैसे मैंने कहा ये क्रिश्चियन एक कॉन्सेप्ट है, ये क्रिश्चियन थ्योरीज को रिलेट किया जाता है मजहब से। तो देखिए इस्लाम भी ऑलरेडी तो यही बात कहता है कि भाई ऐसा नहीं है, हर चीज के जो है वो लॉज मुकर्रर है, चाहे वो जंग ही क्यों ना हो, जंग के अंदर भी लॉज मुकर्रर है। अगर उन्होंने 19वीं सेंचुरी में ये सारा कुछ किया तो इस्लाम तो पहले 14 साल पहले बता चुका कि भाई ऐसा नहीं है, मजहब में भी कुछ चीजों वॉर के अंदर भी कुछ चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। और सम स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली जो है हम वॉर को लड़ेंगे। अब स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, उन स्टैंडर्ड्स को कहा गया जस्ट इन बेलो। अब जंग लड़ने के लिए क्यों के जवाब के लिए जस्ट एट बेलम उसे कहा गया, और जस्ट इन बेलो जो है ये यहां पे मैंने वो चीजें दोबारा से रिपीट की हैं कि भाई वो जुनेवा कन्वेंशन के अंदर कही गई। जस्ट इन बेलो क्या है, मजहब के अकॉर्डिंगली हम देख रहे हैं ना कि आपने वॉर कर दी, आपकी मजबूरी थी, लेकिन अब आपने वहां पर टॉर्चर नहीं करना, रेप नहीं करना, जेनोसाइड नहीं करनी, म्यूटेशन नहीं करनी, स्लेवरी से बचना है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट नहीं जाना, आपने प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो है उनका ख्याल रखना है, ठीक है, उन्हें ह्यूमैनिटी की तरह ट्रीट करना है, सिविलियंस का खास करके ख्याल रखना है, उन्हें हॉस्टेज नहीं बनाना। तो ये सारी बातें जो है ये जस्ट इन बिलो का हिस्सा हैं, ठीक है जी, कि भाई आपने वॉर के दौरान जो है ना ऑल इन फेयर इन लव एंड वॉर नहीं करना, बल्कि कुछ स्टैंडर्ड्स के तहत वॉर को लड़ना है। तो यही बातें जैसे मैं कह रहा हूं कि इस्लाम एंड जस्ट वॉर थ्योरी की बात करते हैं तो इस्लाम तो सबसे पहले से कहता है कि इस्लाम क्या कहता है जी, अगर हम इस्लाम की बात करें यहां पे तो इस्लाम ये कहता है कि आपने तब तक हमला नहीं करना जब पहले वाला आप पे हमला ना कर दे। पहली बात तो ये है कि आपको फर्स्ट पार्टी को पहले अटैक करना है, आपने अपनी तरफ से अटैक नहीं करना अगर सर्कमस्टेंसेस नहीं बनते। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, अगर जरूरत नहीं है, आपने किसी कमजोर की मदद करनी है, ठीक है मदद करें, लेकिन उस मदद में आपने अपना मफाद हासिल नहीं करना। इसी तरह से इस्लाम ये कहता है कि भाई जब आप वॉर पे जाएं, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी लोगों को वॉर पे भेजा, ठीक है, कमांडर्स बना के भेजा, तो उनको खास करके तलकीन किस तरह से हजरत बकर के बारे में हम देखते हैं, हजरत उमर के बारे में देखते हैं कि उन्होंने खास तलकीन की अपने गवर्नर्स को कि भाई औरतों और बच्चों को आपने कुछ नहीं कहना, फलदार दरख्तों को आपने नहीं तोड़ना, ठीक है जी, इसी तरह से आपने फसलों को आग नहीं लगानी, जो लोग वॉर का हिस्सा नहीं है उनको कुछ नहीं कहना। तो ये सारी चीजें तो ऑलरेडी जो है पहले ही इस्लाम बता चुका है, जो कि क्रिश्चियन जो है वो 19वीं सेंचुरी में बता रहे हैं जुनेवा कन्वेंशन के अंदर जिसकी बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक है इसका फर्स्ट पार्ट का, तो इस पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ वॉर्स के ऊपर कि भाई वॉर्स जो हैं उनकी टाइप्स कितनी हैं, यानी जंगों की जो इकसाम है अगर उसकी हम बात करें तो कौन कौन सी हैं। तो उसमें देखिए अब सबसे पहली चीज क्या है जी कि अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आती है जी वॉर। तो
उसमें सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे टोटल वॉर, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 हो गया। तो हमारे पास सबसे पहले आएगी टोटल वॉर, ठीक है जी। अब टोटल वॉर का मतलब होता है कंप्लीट जो है वॉर, यानी कि अब जब जंग लड़ी जा रही है, वो कॉन्सेप्ट जो आपके और मेरे दिमाग में है उसको टोटल वॉर कहा जाता है। सिंपली कि भाई हम क्या समझते हैं कि ये जो है स्टेट ए है, ठीक है, और ये जो है वो स्टेट बी है। दो स्टेट्स आपस में जब ये जंग लड़ती हैं तो फिर ये जो है जैसे पाकिस्तान की 1965 की वॉर हमने देखा, कंप्लीट वॉर थी, एक दूसरे पे जो है वो हर साइड से अटैक करने की कोशिश की गई, एक दूसरे को जो है वो हराने की कोशिश की गई, वहां पे बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई, ठीक है जी, बहुत ज्यादा मैस सिविलियन कैजुअलिटीज हुई आम लोगों की। ऐसा नहीं कि सिर्फ फौजी मरे शहरों के ऊपर आगे अटैक्स किए गए। इसी तरह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या वर्ल्ड वॉर सेकंड की एग्जांपल दी जाती है कि भाई कंप्लीट वॉर हुई, उसमें जो है ना आप हर तरह से दुश्मन को हराना है और खुद अपनी कामयाबी के लिए जो है आप वॉर करते हैं, तो वो एक टोटल वॉर है, यानी हर तरह की जो है उसमें चीज शामिल होती है। तो टोटल वॉर जो है एक स्टेट की दूसरी स्टेट के खिलाफ कंप्लीट वॉर जो है, हर साइड से हर एंगल से जो है वो वॉर जो है। दूसरे नंबर पे है लिमिटेड वॉर। अब लिमिटेड वॉर से नाम से ही हमें पता है कि लिमिटेड है, इसका मतलब वो लिमिटेड होगी, उसमें इस सिविलियन की कैजुअलिटीज नहीं होंगी, वो आर्मी टू आर्मी हो सकती है, ठीक है, स्पेसिफिक यानी हो सकती है। प्रोफेशनल आर्मीज उसके अंदर हम ये कह सकते हैं स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है जी। अच्छा, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के बगैर होती है, यानी वो पूरा जो डिस्ट्रक्शन है वो उसमें नहीं होगा, हमें उस तरह से डिस्ट्रक्शन देखने को नहीं मिलेगा। सिविलियन कैजुअलिटीज कम होंगी क्योंकि लिमिटेड है, तो ऑब्वियसली जो है इसमें ये जो फर्स्ट वॉर है इससे बहुत सारी चीजें कम होंगी, कम लेवल के ऊपर होंगी, ठीक है। और खास एक स्पेसिफिक टारगेट किया जाएगा, उस टारगेट को जो है वो हासिल किया जाएगा। जैसे पर्शियन गल्फ वॉर 1990 और 91 की एग्जांपल दी जाती है कि वो एक लिमिटेड वॉर थी, वो ऐसी कंप्लीट वॉर नहीं थी कि एक दूसरे को तबाह कर देना मुकम्मल जो है, ये सिर्फ टारगेट को हासिल करने के लिए। अच्छा, नंबर 3 पे है जी हमारे पास गुरिल्ला वॉर, ठीक है। अब गुरिल्ला वॉर जो है, अब गुरिल्ला वॉर की एग्जांपल हम सबसे ज्यादा देखते हैं, हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। सम टाइम इसको हम जो है वो कह सकते हैं भाई कि सिविल वॉर से भी इसको तशबीह दी जाती है, गो के सिविल वॉर नहीं है लेकिन इसको कहा जाता है सिविल वॉर की तरह की। इसमें गुरिल्ला वॉर में होता क्या है कि देखिए, कुछ लोग होते हैं, एक जत्था आप इसे कह लें समझने के लिए, ठीक है जी। एक जत्था होता है, जत्थे का मतलब यह है कि एक आर्मी है और या फिर एक कंप्लीट आर्मी है, उसने एक छोटा सा यूनिट बनाया हुआ है, ठीक है। वो यूनिट क्या करेगा, वो दुश्मन के ऊपर अटैक करेगा और एक लिमिटेड टाइम के लिए जाएगा, अटैक करेगा, वापस आ जाएगा, अटैक करेगा, वापस आ जाएगा, रात की तारीकी में गया। ऐसे अटैक्स जो है वॉर्स करती हैं, खास करके क्रूसेड्स में हमें सबसे बेहतरीन जो है, जो हमने देखी कि सलाहुद्दीन अयूबी का जो गुरिल्ला वॉर टैक्टिक थी, उसी वजह से सलाहुद्दीन अयूबी जो है वो इतनी बड़ी, तकरीबन कुछ 7 लाख की फौज उनके दुश्मन के अगेंस्ट में थी, उसके खिलाफ वो कामयाब हुए। क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने गोरिल्ला टैक्टिक अडॉप्ट की कि वो एक फौज एक जगह मौजूद है लेकिन वो फुल टाइम जो है ना टोटल वॉर नहीं हो रही, फौजी आमने सामने मौजूद हैं लेकिन वो क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा जत्था जाता है रात के किसी भी टाइम पे, दिन के किसी भी टाइम पे, और स्पेसिफिकली एक एरिया के ऊपर जाके उनके असले के ऊपर जाके अटैक कर देता है, या उनकी जो रिसोर्स लाइन है उसके ऊपर जाके अटैक कर देता है, उसको कमजोर करने की कोशिश करता है। तो ये जो कुछ जो है वो लिमिटेड लोग जो है जाके अटैक करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, फिर अटैक करते हैं और दुश्मन को जो है बहुत तेजी से ये सारा काम होता है, इसको गुरिल्ला वॉरफेयर कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप यहां पे मॉडर्न टाइम्स में तालिबान की ले सकते हैं, ठीक है। तालिबान ने बिल्कुल भी फुल वॉर आप नहीं कह सकते अमेरिका के खिलाफ की, कि हम ये कहें 20 साल तालिबान के पास ऐसा क्या था कि 20 साल वो जो है वो लड़ते रहे। कि आप अगर कहते हैं कि भाई नहीं उनके पास ईमान की ताकत थी, वो तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है उनके पास ऐसा क्या था कि वो 20 साल तक जो है ना असला भी उनके पास नहीं, कुछ भी नहीं, तो फिर वो कैसे करते रहे? तो ये सारा गोरिल्ला टैक्टिक थी कि उन्होंने जो है वो क्या किया, गोरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू अमेरिका को शदीद किस्म की शिकस्त दी, पहले यूएसएसआर को, ठीक है, 10 सालों में, और उसके बाद जो है वो अमेरिका को शिकस्त दी 20 सालों के अंदर, और आखिर अमेरिका को यहां से जाना पड़ा। कि क्या होता कि इसके अंदर जासूसी बहुत ज्यादा अहम होती है। स्पाई सिस्टम जो है ना गोरिल्ला वॉर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्पाइस ने ये पहले ही बता देना है कि भाई आज यहां से जो है वो 500 फौजियों की जो है वो यहां से पलटून गुजरने लगी है, तो आपने क्या करना है जी, आपने उस टाइम के हिसाब से अपना फौजी एक दस्ता भेजना है, छोटा सा एक जत्था, उसने जाके वहां पे अटैक करना है, उनकी लूट मार करनी है, वहां पे खौफ इराज पैदा करना है और उनको उनके टारगेट तक नहीं पहुंचने देना। तो ये प्रोसेस तालिबान ने 20 साल तक जारी रखा। उनके स्पेसिफिक एरियाज के ऊपर अटैक करते रहे, उनकी यूनिट्स के ऊपर अटैक करते रहे, उनके असले के ऊपर अटैक करते रहे, उन्हें खबर भी नहीं होती थी, इतनी तेज से ये करते थे। और इसमें उनका स्पाई सिस्टम जो है, ये खास करके जो इल्जाम लगता है कि भाई आईएसआई जो है उनका स्पाई सिस्टम के तौर पे काम करती रही है, ठीक है। अब ये कितना सच्चा कितना झूठा ये आपने तय करना है, लेकिन ये इनमें स्पाई सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना आपका जो टारगेट है वो मिस हो जाएगा और आपको इस वॉर का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये स्मॉल वॉर होती है, ठीक है, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट को भी टॉपल करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। एक हुकूमत, जैसे मैंने कहा, इसको सम टाइम जो है वो कहा जाता है ये सिविल वॉर है। सिविल वॉर मुल्क के अंदर लड़ी जाती है, आपस में ही लड़ी जाती है, तो इसलिए उसको भी सम टाइम इसको जो है वो किया जाता है कि भाई ये भी गोरिल्ला वॉर है।
और ये इसमें जो है वो लोग दो तरह में तकसीम हो जाते हैं, ठीक है जी। तो उनको भी, लोगों को भी सपोर्ट हासिल होती है इस वॉर के अंदर, वहां के लोकल लोगों की सपोर्ट के बगैर गुरिल्ला वॉर बहुत मुश्किल है। इसकी एग्जांपल दी जाती है मौजेटोंग का लॉन्ग मार्च जो है, ये लॉन्ग मार्च भी हुआ लेकिन इसमें साथ में जो है वो मौजेटोंग की पूरी आर्मी थी, रेड आर्मी, ठीक है। तो वो रेड आर्मी क्या करती, अटैक करती रही और उसने परेशान किए रखा 20 साल तक हुकूमत को या बादशाह को चाइना के अंदर। इसी तरह से मुजाहिदीन की जो कामयाबी है वो इस गुरिल्ला वॉर का हिस्सा है, तो ये गुरिल्ला वॉर है। और नंबर 4 पे आगे हम बात करते हैं सिविल वॉर की। फिर सिविल वॉर है जी, सिविल वॉर जैसे कहा कि एक ही मुल्क है, एक स्टेट है, ठीक है। तो उस स्टेट के अंदर क्या है जी, अगर लेट सपोज वहां पे मल्टीपल पार्टीज हैं या लेट सपोज दो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, एक ए है और एक बी है। अब ए पार्टी जो है उसकी हुकूमत आ जाती है और बी पार्टी जो है वो उसके अगेंस्ट हो जाती है और इनके बहुत ज्यादा पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है। जैसे पोलराइजेशन का मतलब है तकसीम बहुत ज्यादा होना, नफरत बहुत ज्यादा होना, आपस में पोलिटिकली नफरत बहुत ज्यादा होना, या राइट या लेफ्ट विंग की जो लड़ाई होती है खास करके कि भाई आप क्यों आ गए, आपको नहीं आना था, हमें पावर में आना था। तो फिर इनको भी लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं, जाहिर बात है बी पार्टी बड़ी है तभी तो सपोर्ट कर रहे हैं, ए भी बड़ी है तभी वो हुकूमत में आई है। तो फिर क्या होता है, कुछ लोग इनकी तरफ हैं, कुछ लोग इनकी तरफ हैं, ठीक है। फिर ये आपस में ही अपने जो है छोटे छोटे दस्ते बना लिए और एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहे और वो मुल्क के अंदर हुकूमत को गिराने के लिए जो है हुकूमत के अगेंस्ट जो ग्रुप्स आते हैं और वो अटैक करते हैं हुकूमत के ऊपर और पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैलाते हैं, तो वो एक सिविल वॉर होती है। और ये सिविल वॉर तकरीबन हमें हर मुल्क में ही जो है वो हिस्ट्री के अंदर देखने को मिली, क्योंकि हर मुल्क में ही जो है ऐसे लोग, जैसे अब हम बात करते हैं जी यूएस सिविल, अमेरिकन सिविल वॉर की, ठीक है। कि अमेरिकन सिविल वॉर क्या थी कि ब्रिटिश वहां पे उनकी हुकूमत थी, उनका रूल था। तो अब जो अमेरिकन थे जब उनके अंदर इंडिपेंडेंस का ये जज्बा पैदा हुआ कि भाई हम अपने मुल्क को खुद रूल करेंगे, तो जाहिर बात अब उन्होंने हुकूमत के अगेंस्ट में जाना ही था, ठीक है। हुकूमत के अगेंस्ट में जाना था तो उन्होंने वॉर की। इसी तरह से इसकी एग्जांपल दी जाती है द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की 1857 की, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर एग्जांपल दी जाती है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी एक्चुअली में वो वॉर नहीं थी बल्कि वो सिविल वॉर थी एक, ठीक है। वो सिविल वॉर कैसी थी कि उसके अंदर जो है वो गोरे जो है वो रूल कर रहे थे और उन गोरों के खिलाफ एक पूरा वॉर सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ और जो है वो मुख्तलिफ एरिया से लोगों ने लीड किया, लीडर्स ने लीड किया और हुकूमत के ऊपर अटैक किया, गो के बाद में फेल हो गई, ठीक है जी। तो ये जो इस तरह की वॉर्स होती हैं, खास करके कोलोनाइजेशन के टाइम पे ये वॉर ज्यादा हमें देखने को मिली। तो सिविल वॉर, इंग्लिश सिविल वॉर इसी तरह से यूके के अंदर लड़ी गई, तो ये यूरोपियन सिविल वॉर लड़ी गई। अच्छा, इनकलाब फ्रांस को इससे एग्जांपल दी जाती है। तो ये सिविल वॉर है जो मुल्क के अंदर ही हुकूमत को गिराने के लिए या हुकूमत से तंग होकर लोग जो है वो लड़ते हैं या कोई पार्टी उसके अगेंस्ट आ जाती है। नंबर 5 पे हमारे पास प्रॉक्सी वॉर, ठीक है जी। प्रॉक्सी वॉर क्या है कि इनडायरेक्ट वॉर। इनडायरेक्ट वॉर का मतलब यह है कि आप वॉर लड़ भी रहे हैं सॉरी, तो आप वॉर लड़ भी रहे हैं लेकिन आप थर्ड पार्टी के तौर पे उस वॉर में शामिल हैं, डायरेक्टली आप वॉर में शामिल नहीं हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप ये ले लीजिए कि जैसे यहां पे अफगानिस्तान के अंदर वॉर थी, तो ये अफगानिस्तान था, ये साथ में पाकिस्तान था और अमेरिका दुनिया के दूसरे कोने में बैठा हुआ था, तो और साथ में सऊदी अरब भी था। तो अब अमेरिका और सऊदी अरब ने क्या किया, प्रॉक्सी वॉर लड़ी अफगानिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान को सपोर्ट किया और पाकिस्तान ने यहां पे डायरेक्टली जाके यहां पे वॉर लड़ी या तालिबान को साथ में सपोर्ट किया, ठीक है। पाकिस्तान भी प्रॉक्सी के तौर पर ही लड़ रहा था, तो यहां पर यूएसएसआर के अगेंस्ट में जो ये वॉर लड़ी गई ये प्रॉक्सी वॉर थी। इसी तरह से हम एग्जांपल लेते हैं अफगानिस्तान की अभी भी, ठीक है। तो अफगानिस्तान के अंदर अभी भी जो वॉर्स हो रही हैं प्रॉक्सी वॉर्स हैं। अमेरिका वहां पे अपनी वॉर लड़ रहा है, अच्छा, इंडिया अपने आप के सर्वाइवल की वॉर लड़ रहा है, पाकिस्तान अपनी लड़ रहा है। तो ये प्रॉक्सी वॉर्स हैं जहां पे थर्ड पार्टी यूज होती है। और उसकी सबसे प्राइम एग्जांपल इस टाइम पे मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है आप देखिए, इराक के अंदर क्या हो रहा है, खास करके शाम के अंदर क्या तबाही बनी। और ये तबाही क्यों बनी शाम के अंदर, क्योंकि शाम को एज ए प्रॉक्सी स्टेट यूज किया गया। रशिया जो है वो एक साइड से सपोर्ट कर रहा था, दूसरी साइड से यूएस था, तीसरी साइड से जो है वो यूएस और पैलेस्टाइन आ गया, उसकी अपनी हुकूमत थी। तो ये सारा का सारा इनडायरेक्ट जहां पे वॉर है वो प्रॉक्सी वॉर है, ठीक है। थर्ड पार्टी जहां पे जो है वो वॉर लड़ती है, खुद सामने भी नहीं आती लेकिन वो वॉर में सपोर्ट करती है। और नंबर 6 पे हमारे पास वॉर है जी इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस यानी मुदाखलत करना। अब इंटरवेंशंस ज्यादातर जो इसको ये भी थर्ड पार्टी है लेकिन इससे हम ज्यादा जो लिंक लेते हैं वो लेते हैं स्पाई एजेंसीज का, नॉर्मली इसको टाइटल दिया जाता है, क्योंकि जो प्रॉक्सी वॉर है वो तो स्टेट उसमें इन्वॉल्व है लेकिन जो इंटरवेंशंस हैं वो खुफिया रखी जाती हैं, ठीक है। और वो उसमें पर्पस ये होता है कि भाई आप किसी भी हुकूमत को अगर गिराते हैं या कोई भी एम अचीव करना चाहते हैं किसी दूसरे मुल्क के अंदर, तो आप क्या करते हैं, वहां पे इंटरवीन करते हैं, मुदाखलत करते हैं वहां पे, ठीक है। और उस मुदाखलत के थ्रू, जैसे इमरान खान साहब ने पूछा था मुदाखलत थी या साजिश थी, तो ये वही एक्चुअली में कहानी है, ठीक है। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये जो रिजीम चेंज टाइप जो सारी की सारी वॉर्स हैं, ये रिजीम चेंज टाइप वॉर्स जो है एक्चुअली में हम इनको कह सकते हैं ये इंटरवेंशन हैं कि दुनिया में। अभी यहां पे देखिए यूएस का मिलिट्री इन्वेंशन जो CIA के थ्रू जो है वो हुआ वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद दुनिया में। तो आप देखिए तकरीबन हर मुल्क के ऊपर, सिर्फ ये यूरोप को छोड़ के आप अगर देखेंगे तो यहां पे जो है ना
क्या कहां पे साउथ अमेरिका के अंदर यहां पे लड़ा गया, इस टाइम पे ईस्टर्न यूरोप के अंदर लड़ा गया, ठीक है, अफ्रीका के अंदर लड़ा गया। तो ये सारे का सारा एशिया के अंदर अमेरिका ने क्या किया, रिजीम चेंज करवाया और ये सीआईए के थ्रू करवाया, इंटरवेंशन करवाई, ठीक है। तो ये सारी इंटरवेंशन, ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, या फिर किसी को आप अपना ग्रुप भेज दें, ठीक है जी, इंटरवेंशन वहां पे कर दें। यूक्रेन की वॉर में जैसे नेटो जो है वो उसकी हेल्प कर रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है, वो प्रॉक्सी भी है लेकिन वो साथ में इंटरवेंशन भी है। अफगानिस्तान की वॉर की एग्जांपल दी जाती है। तो ये जो है यहां पे जो है वो क्या होता है जी, आप वहां पे आर्म सप्लाई करें या फिर पैसा वहां पे दें। कोल्ड वॉर में सबसे ज्यादा एग्जांपल्स की देखने को मिलती है। तो ये इंटरवेंशन है, मुदाखलत है, जिसमें आप अपना फायदा हासिल करते हैं, बिना वॉर के ही जो है आप दूसरे की हुकूमत को गिराते हैं। जैसे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस टाइम पे शोर बना हुआ है इसी बात के ऊपर, ठीक है, चाहे वो सच है या झूठ है खुदा जाने, लेकिन ये हकीकत है, ठीक है। तो ये हम यहां पे इस टॉपिक को क्लोज करते हैं और हमारा जो स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस का टॉपिक 1 था ये यहां पे जो है वो क्लोज हो रहा है, जिसके अंदर हमने जो है वो सबसे पहले वॉर की बात की। सबसे पहले हमने स्ट्रेटेजिक कल्चर को या स्ट्रेटेजिक अप्रोच को डिस्कस किया। कल्चर तो खैर हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। वॉर को डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ वॉर को डिस्कस किया, ठीक है, और साथ में जस्ट वॉर थ्योरी जो है उसको हमने डिस्कस किया। इन 4 चीजों को हमने यहां पर डिस्कस किया। और एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपके फीडबैक के लिए जो है वो कमेंट सेक्शन मौजूद है।